एक वक्त था जब छत्तीसगढ़ राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में आक्रमणकारी शासक अपने पैर पसार रहे थे। तब राज्य की पराक्रमी आदिवासी महिलाओं ने कमान संभाली और अपने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए डंके की चोट पर युद्ध कर अपनी मातृभूमि का मान बढ़ाया था। बस्तर को विभिन्न कालों में अलग अलग नामों से जाना जाता था। रामायण काल में दंडक वन या दंडकारण्य के नाम से प्रसिद्ध था। महारानी प्रमिला देवी स्त्री राज्य की एक महान शासिका थी। जैमिनी पुराण के आधार पर इतिहासकारों ने उल्लेख किया है कि जब महाभारत युद्ध का समापन हुआ तब युधिष्ठिर ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया। यज्ञ का अश्व लेकर अर्जुन दक्षिण में दंडकारण्य की ओर बढ़े और घोड़ा स्त्री राज्य में पहुंच गया, जहां महारानी प्रमिला देवी के आदेश पर घोड़े को बांध लिया गया। घोड़े को स्वतंत्र कराने के लिए अर्जुन ने प्रमिला देवी से घनघोर युद्ध किया। स्त्रियों की ये सेना साधन संपन्न और अत्यंत वीर थी, जिनके सामने अर्जुन की सेना ने हार मान ली। मजबूर होकर अर्जुन ने मोहनास्त्र का प्रयोग किया। प्रमिला देवी ने अपने बाणों से उसे भी काट दिया और ललकारते हुए दिव्यास्त्रों के अपव्यय करने पर उल्हाना की। इस बात से अर्जुन आत्मग्लानि से भर गए और संधि का प्रस्ताव रखा। संधि के बाद अश्वमेघ यज्ञ के अश्व को प्रमिला देवी ने मुक्त कर दिया। सन 769 से 1324 ईस्वी तक चित्रकूट में छिंदक नागवंशी शासकों का शासनकाल रहा। इंद्रावती नदी के तट पर स्थित चित्रकूट अत्यंत प्रभावशाली और शक्तिशाली राज्य था। चमेली देवी नागवंशी नरेश हरिश्चंद्र की पुत्री थीं, जो अत्यंत सुंदर, गुणवान तथा पराक्रमी थीं। काकतीय वंश के संस्थापक राजा अन्नम देव ने अपने बलशौर्य से नागवंशी राजाओं को पराजित करना शुरू कर दिया था। अन्नम देव के हमले का सामना करते हुए राजा हरिश्चंद्र घायल हो गए। तब उनकी पुत्री चमेली बाबी अपनी दो सहयोगी झालरमती नायकीन और घोगिया नायक के साथ आकांता सेना पर टूट पड़ी। चमेली बाबी के युद्ध कौशल को देखकर अन्नम देव को बारसूर और किलेपाल से अतिरिक्त सैन्य सहायता बुलाने पर मजबूर होना पड़ा। हार के बाद अन्नम देव ने चमेली बाबी की सुंदरता, असाधारण साहस और सैन्य क्षमताओं पर आसक्त होकर उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और कहा कि यदि वे विवाह स्वीकार कर लें तो बस्तर राज्य की सीमा चित्रकूट से पहले समाप्त हो जाएगी। किंतु चमेली देवी ने अन्नम देव के विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। भ्रमरकोट मंडल के अनेक नाग सरदार अपनी सैन्य क्षमताओं के साथ राजा हरिश्चंद्र का साथ देने आए। फिर भी युद्ध बराबरी का नहीं था। अब हरिश्चंद्र के अधिकार में सिर्फ गड़िया धाराउर, करेकोट और गढ़चंदेला के इलाके ही रह गए थे। अगली सुबह युद्धनाद प्रारंभ हुआ और लगभग 3 दिन तक भयंकर युद्ध चलता रहा। घायल राजा हरिश्चंद्र वीर गति को प्राप्त हुए। लोहंडीगुड़ा के निकट बेलियापाल के मैदान में अंततः राजा अन्नम देव विजयी रहे, लेकिन ये विजय उस वक्त पराजय में बदल गई जब राजकुमारी चमेली बाबी ने इंद्रावती नदी के तट पर पूर्व प्रज्वलित अग्निकुंड में आत्मदाह कर लिया। अन्नम देव इस घटना से अत्यंत व्यथित हुए। उन्होंने चमेली देवी की वीरता के सम्मान में उनकी समाधि का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि बस्तर दशहरा के मौके पर ये रस्म आज भी निभाई जाती है। यहाँ फूल रथ परिक्रमा के समय फूलों की माला चमेली बाबी को समर्पित की जाती है, जिसे पेगड़ परिवार के लोग अपनी पगड़ी में समेट लेते हैं और इंद्रावती में प्रवाहित करते हैं। बस्तर के छिंदक नागवंश में महाप्रतापी नरेश हुए। इनका राज्य बारसूर व उसके आसपास के क्षेत्रों में व्याप्त था। सन 1069 से 1111 ईस्वी के दौरान राजा सोमेश्वर देव प्रथम के शासनकाल में उनकी छोटी बहन मासक देवी का नाम एक सुयोग्य व्यवस्थापक के रूप में सामने आता है। मासक देवी एक विदुषी महिला थी। तत्कालीन बस्तर में उन्होंने नारी चेतना, नारी शिक्षा, प्रजा प्रेम,
कृषि उत्थान, त्याग, संगठन, शक्ति, सेवा भाव आदि मानवीय गुणों के विकास के लिए अथक प्रयास किया। शिलालेख में उत्कीर्ण, महासभा, किसान प्रतिनिधि, तय कर वसूली ऐसे शब्द हैं जो बताते हैं कि ये महासभा पंचायतों का समूह रही होंगी, जिनके मध्य बैठकर मासक देवी ने प्रजा एवं कृषकों की समस्याओं को सुना व समझा होगा। मासक देवी ने जनता के दुख दर्द को समझकर निदान की पहल की। मासक देवी की अध्यक्षता में प्रजा के कष्टों को दूर करने के निर्णय लिए गए और उन्हें शिलालेख में बद्ध भी किया गया। इस तरह मासक देवी ने कृषि उत्थान तथा सेवा भावना पर बल दिया। शिलालेख के अंतिम वाक्यों से उनके अधिकारों का स्पष्ट पता चलता है। इससे ये बात सुनिश्चित होती है कि उस समय स्त्री की काबिलियत, विचारशीलता और कर्मठता का सम्मान होता था। प्रजा मासक देवी से अत्यंत प्रभावित तथा प्रसन्न थी, उनका सम्मान करती थी। उनकी लोकप्रियता इस बात से सिद्ध होती है कि आज भी गोंड जनजाति के लोग उनके नाम के आधार पर पुरुषों का मासा और स्त्रियों का नाम मासे रखते हैं। मासक देवी आदिवासी गौरव, विरासत, नारी शक्ति और दक्ष प्रशासक की प्रतीक स्वरूप हैं। रमोतिन वीरांगना का जन्म जिला नारायणपुर के तहसील छोटे डोंगर के एक छोटे से गांव धुरबेड़ा के कोर्राम परिवार में 12 फरवरी 1887 को हुआ था। रमोतीन बचपन से ही अत्यंत निर्भीक और हिम्मती महिला थी। इनके पिता डोंगा कोर्राम और माता वागली बाई थे। रमोतीन 4 भाई बहनों में से एक थी। कोसा मासा ये 2 भाई और छोटी बहन सनोतीन थी। घास फूस की झोपड़ी में ये परिवार शांति प्रिय जीवन जी रहा था। हालात बदले जब अंग्रेजों की गुलामी का असर बस्तर में भी बढ़ने लगा। अत्याचार, शोषण बहुत बढ़ गया था। यही नहीं, वो ग्राम की युवतियों से छेड़छाड़ भी करने लगे। अंग्रेजों के इस अत्याचार को रोकने के लिए रमोतीन ने अपने दोनों भाइयों के साथ मिलकर गांव वालों को संगठित किया। सन 1910-11 में भूमकाल क्रांति के दौरान धुरबेड़ा के ग्रामीणों ने रमोतीन के नेतृत्व में अंग्रेजों से घमासान युद्ध किया। बंदूकों से लैस अंग्रेजों के खिलाफ वो खुद के बनाए धनुष बाणों से ही लड़ी। ग्रामीणों के तीखे बाणों से अंग्रेजों को युद्ध छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन युद्ध दोबारा शुरू हुआ और तीर खत्म होने पर रमोतीन के भाई कोसा और मासा को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। क्रोध से भरी रमोतीन ने अंग्रेजों पर तीरों की बरसात कर दी। अंग्रेज रमोतीन के तीरों से छलनी हो चुके थे और वो कोसा और मासा को छोड़कर भाग गए। लेकिन एक गोली रमोतीन के पेट में जा लगी। भाइयों ने अपनी बहन को बचाने का अथक प्रयास किया। 17 मई 1911 को रमोतीन को राम माड़िया ने हजारों साल से चली आ रही देव संस्कृति, जंगलों और ग्रामीणों के जीवन की सुरक्षा के लिए भूमकाल क्रांति में प्राण त्याग कर महान बलिदान दिया। अंग्रेज दोबारा धुरबेड़ा ग्राम कभी नहीं आए। इस तरह जंगल की कोख से कई पराक्रमी आदिवासी योद्धाओं ने अपनी पावन भूमि और संस्कृति के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुतियां दे दी। मकसद एक ही था, अपनी जमीन और जंगल किसी भी हालत में आक्रमणकारियों के हाथों में नहीं आने देना।